Good morning, everyone, all audience. Today I'm discuss a most important subject in biology. बायोलॉजी का एक आज हम महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज 4 फरवरी है, जो कि विश्व कैंसर दिवस के रूप में पूरा इंडिया जो है ही नहीं, पूरा ऑल अराउंड विश्व जो है इसको सेलिब्रेट कर रहा है। ओके, मना रहा है। अब ये कैसे मनाया जाता है, इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। अगर जागरूकता नहीं होगी तो हम इस कैंसर जैसी बीमारी से कैसे जो है हम फाइट कर पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है। आज 4 फरवरी है और 4 फरवरी के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो दिवस होता है अपना विश्व कैंसर दिवस। अब कैंसर क्या होती है बीमारी जो है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिफाइन करने वाले हैं कि जैसे हमारे शरीर में कोई कट लगता है, तो कट लगने के बाद कुछ दिन बाद जो है, 1-2 दिन में जो है वो पूरा कट भर जाता है। क्यों भर जाता है? कट समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त हो जाता है? क्योंकि जहाँ पर कट लगेगा उसके आसपास की जो कोशिकाएं होंगी, सेल्स होंगे, वो कोशिका विभाजन करके नए सेल बना के उस घाव को भर देते हैं। ओके, सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग होती, फिर इसके बाद जो है माइटोसिस की प्रक्रिया होती है। ओके, माइटोसिस की प्रक्रिया होने से जो आसपास के जो सेल होंगे वो सेल कोशिका विभाजन करेंगे और कोशिका विभाजन करके नए सेल बनाएंगे और नए सेल बना करके उसको जो है उस घाव को बराबर कर देंगे, भर देंगे। ठीक। और यदि कोई छोटा लड़का है तो कुछ दिन बाद वो बड़ा हो जाता है। अब बड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि सेलों का विभाजन होता है। ओके, सबसे ज्यादा सेलों का विभाजन लीवर में होता है और सबसे कम विभाजन, यानी विभाजन होता ही नहीं, ब्रेन का जो न्यूरॉन होते उस सेल का विभाजन नहीं होता है। इसी वजह से कहते हैं जो बाइक चलाते हैं तो ब्रेन की सुरक्षा करो, उसकी सुरक्षा करने के लिए हेलमेट लगाते हो। आपको इंडिया में जीने का अधिकार, मरने का अधिकार नहीं है। अगर भाई ब्रेन में कोई चोट आ गई तो आप कोमा में जा सकते। इस वजह से भाई साहब इस एक्सीडेंटल, ब्रेन एक्सीडेंटल से बचाने के लिए हेलमेट का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्योंकि एक बार इस पे क्षति आ गई तो इसका कोशिका विभाजन नहीं होगा। आपके लीवर में लग जाए या स्किन में लग जाए, हड्डी टूट जाए, अन्य कहीं भी कुछ हो जाए, उसका इलाज भाई ब्रेन का इलाज नहीं है, क्योंकि उसका सेल जो विभाजन वो नहीं होता। ओके, लेकिन अब हम कैंसर में बताने वाले हैं इसका मतलब क्या होता है। तो जो कैंसर होता है, कैंसर में क्या होता है कि ये जो सेल का विभाजन होता है ये एक नियंत्रित होता है। अब जितना कट लगा उतने को घाव को भरेगा। अब अनियंत्रित रूप से, अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित तरीके से यदि सेल का जो है विभाजन हो रहा, सेल बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पर सड़न पैदा हो जाती है। इसी वजह से यदि अनकंट्रोल्ड, उसका कंट्रोल नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड, कोशिकाओं की संख्या सीमा से अधिक, एक लिमिट से अधिक वो विभाजित होती रहती है और बनती रहती है, तो जिससे वो एक बीमारी मानी जाती है। और उसी बीमारी को हिंदी में अर्क कहते हैं, अंग्रेजी में कैंसर बोलते हैं, यानी कोशिकाओं का अनावश्यक रूप से बढ़ना। ओके, और कोशिकाओं का साइज बढ़ना तो फिर वो एड्स में आ जाएगी। एचआईवी की जो लक्षण होते हैं वो उस पर डिपेंड करेंगे। ओके, साइज यदि बढ़ रही है तो उसकी जांच होती है, लेकिन कुछ पार्ट्स होते हैं। अब मान लीजिए जैसे स्तन होते हैं, वोमेन्स ब्रेस्ट, उसके जो साइज बढ़ती है, तो साइज क्यों बढ़ती है? क्योंकि वहाँ का वो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से उसकी साइज अपनी किशोरावस्था पे आने पर वो जो है साइज ग्रोथ होती, वहाँ के सेल की साइज बढ़ती। लेकिन यदि पूरे शरीर की ग्रोथ हो रही
तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर आपको जो है HIV की जांच करवा सकता। ओके, तो आज हम बात कर रहे थे थोड़ा सा इस विश्व कैंसर दिवस के रूप में कि जो विश्व कैंसर दिवस है आज का ही दिन, यानी 4 फरवरी को इसको जो है पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है, जागरूक हो रहा है। और ये बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, इतने टाइप की होती है, शरीर के पता नहीं किस किस जगह ना पाई जाए। जैसे पूरे शरीर में आपका ब्लड दौड़ता है तो ब्लड कैंसर भी हो सकता है। जैसे जांच होती है आपके TLC जो होती है ना, TLC आती है 4,000 से 11,000, कभी कभी हो जाती TLC जो है 1 लाख के ऊपर, तो ये मान लो कि वहाँ ब्लड कैंसर भी घोषित कर देते हैं डॉक्टर जो होते हैं। तो ये ऐसी बीमारी है कि एक लंबे टाइम बाद जो है व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। ओके, क्योंकि अब जैसे गणेश तम्बाकू जर्दा होता है, गुटखा जितना भी होता है, सब में लिखा रहता है भाई साहब तंबाकू सेवन, ये सब जो है गुटखा उटखा ना खाएं, इससे कैंसर होता है। लेकिन लोग नहीं मानते हैं, उनको भैया नशा चाहिए, कैंसर से क्या लेना देना। क्यों? तो इसी वजह से जागरूकता के लिए ये आज यानी 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ओके, और ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, हड्डियों में कैंसर, लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स जो होता है ना, यूट्रस के जस्ट पहले होता है योनि में, वो उस जगह भी कैंसर हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो पेनिस होती है, पेनिस में प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जहाँ से पेशाब और वीर सीमेन दोनों एक जगह से निकलते, वो भी ससुरा कैंसर ही होता है, प्रोस्टेट कैंसर। तो यहाँ पर यार समझने वाली बात है, कैंसर कई टाइप का होता है, जैसे ब्लड कैंसर हो गया, स्किन कैंसर हो गया, और आपका जो है बोन कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, दुनिया भर के कैंसर, ब्रेन कैंसर, ट्यूमर वगैरह जो है, ब्रेस्ट कैंसर। तो ये जो कैंसर होता है इससे बचाव करना सबसे बड़ी जागरूकता का विषय है। अब ये इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव करने के लिए आपको बाहर का जंक फूड से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि जितना जंक फूड होता उतने ज़्यादा ये शरीर की जो कार्य प्रणाली होती है, यानी वर्क प्रोसेस होता है शरीर के अंदर, रासायनिक जो केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं, क्रियाएं होती हैं, तो उस पर ये बाधा पहुंचाता। इसी वजह से कहते हैं कि भाई जंक फूड से बचो, जितना खाओ भैया शुद्ध जो है अपने हाथ का बनाया हुआ खाना। होटल के भरोसे में मत जो है रहो, होटल में पता नहीं कैसा कैसा ससुरा खाना देते हैं, उल्टा सीध गबड़ सट्ट करके, ना साफ सफाई ना कुछ, और खाने वाले खा लेते, लेने वाले लेते रहते खचाक खचाक। तो ये सब बड़ी ससुरी घुचड़बंदी है, तो इससे थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। ज़्यादा ऑयली फूड नहीं लेना चाहिए। ओके, जितना सादा सिंपल खाएंगे, हरी सब्जियां ऐड करेंगे, सलाद ऐड करेंगे, जितना साबुत अनाज और इससे बनी अपने हाथ की जो है, जो मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर, छोला भटूरा के चक्कर में रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो अब देख लीजिए टेफलान की एक ससुरा वो आ गई है कढ़ाई कि उससे नॉन स्टिक चिपकने वाली कोई भी सब्जी बनाओ, उस पर कोई सब्जी जो है उस पर अगर बनाएंगे तो वो जो है चिपकती नहीं है, नहीं चिपकती। इसका मतलब वो टेफलान कोटिंग होती, टेफलान एक जो है प्लास्टिक ही होती है, तो टेफलान की कोटिंग कर दी जाती है जिससे वो चिपकती नहीं, लेकिन वो कैंसर कर सकती है। ये जो कोल्ड ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक जो है ये भी कैंसर ससुरा कर सकता है। इससे भी लोग नहीं मानते हैं, जूझते हैं, ले भैया पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, ये दुनिया भर का ये सब हेल, ये बिल्कुल कचरा चीज़ है और इसको लोग पार्टी वार्टी में ले जाते हैं। तो ये सब गलत चीज़ है भाई। कैंसर करवाना हो तो इन सब चीज़ों को खाइए। और ये कहना बहुत आसान है, लेकिन ये सब लोग अधिकतर कहते ही हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबको इससे बचना चाहिए। और ये आपका जो है कैंसर करने में सबसे माहिर एक और है, जंक फूड के अलावा जो है
ये कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल्स होती है प्लास्टिक्स यूज करते हैं, प्लास्टिक की बाल्टी में सब लोग पानी पीते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। तो आपको पानी लोहे की बाल्टी में, स्टील की बाल्टी में पीना चाहिए, ठीक, वो नेचुरल चीज़ होता है। अब पता लगा तुम प्लास्टिक की बाल्टी में स्ट्रोक पानी पी रहे हो तो वो भी तो दिक्कत है भाई साहब। पहले कितना जो है नेचुरल चीज़ हुआ करता था, लोहे की बाल्टी में पानी पीते थे, आयरन मिलता था। अब लोहे की कढ़ाई में आप भाई खाना खाओगे तो कितना जो है उसमें भी आयरन आपको मिलता है, क्योंकि आयरन बॉडी को भी जरूरी होती है। तो आयरन की जो कढ़ाई होगी, पैन होगी, उस पर आप सब्जी बना के पका के खाइए। अब गैस में बनाते हैं, गैस में दूसरा बनाओगे तो गैस भी वो भी नुकसान करती है। अब चूल्हा पे जो फीमेल्स हैं वो खाना बनाने में इतनी आलसी हो गई हैं कि वो चूल्हा में खाना जो है बनाना पसंद नहीं करती हैं कि लकड़ी जला के बढ़िया जो है। ये जब से मुदीवा आ गया है तब से और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, पूरा गैस ही गैस दे दिया और गैस सिलेंडर और महंगा कर दिया। अब इसमें ये फ़ायदा होता है कि लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, चूल्हा नहीं जलाना पड़ता, धुआं नहीं लगता है। कुछ नुकसान तो कुछ फ़ायदा, लेकिन सबसे फ़ायदा यार भाई नेचुरल चीज़ में होता। इस वजह से नेचुरलता को बिल्कुल ना जो है इग्नोर करो, उसमें थोड़ा सा अपना जो है लगाव रखो, ताकि जो है इन कैंसर जैसी बीमारी, घटिया बीमारियों से दूर रहो। ओके, तो आज हम यार इस कैंसर दिवस के अलावा और बात कुछ करने वाले थे जीव जगत के बारे में, कि दुनिया में बहुत सारे जीव हैं और बहुत सारे निर्जीव हैं। दुनिया में वैसे 3 तरह के हैं लोग, 3 तरह की चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं पूरे दुनिया में? 3 तरह की हैं। कुछ हैं सजीव और कुछ हैं निर्जीव, और तीसरे जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हैं, जैसे वायरस, प्रायोन, वायरियोट और प्रायोन और वायरस, ये नहीं आते हैं उसमें सजीवों में। अब जैसे बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से रोग हो जाता है। प्रोटोजोआ होता है, ये भी सूक्ष्म जो है जीव होते हैं। माइक्रो, जो हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये भी सब सारा जीव ही होते हैं। कवक, जैसे कुकुरमुत्ता भी एक कवक होता है, लेकिन वो मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर वाला, जैसे शराब बनाने वाला ये आपका जो है इस्टवा होता है, ये भी जो है एक जीव होता है। तो फंगस भी जीव होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, यूग्लिना, ये सब जीव ही होते हैं। और पशु, पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, मानव, ये सब जो है जीव ही होते हैं। और इनके अलावा निर्जीव होते हैं, और 2-3 प्रकार के जो हैं ये वायरस, वायरियोइड और प्रायोट, ये जो है बीच की कड़ी, ये कुछ मतलब इनकी विशेषताएं सजीवों से भी रिलेट करती हैं, कुछ जो है निर्जीवों से भी बिलोंग करती हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। तो हम आपको कहने वाले ये हैं कि जो सजीव हैं उसकी अगर एग्जैक्ट आपको जानना है कुछ विशेषताएं क्या होती हैं, तो लो समझिए, जिसमें ग्रोथ हो यानी वृद्धि हो, और वृद्धि के साथ साथ वो पोषण करते हो, खाना खाते हो, हगते मूतते हो मतलब उत्सर्जन करते हो, और कॉन्शियस हो यानी चेतना उसमें हो, कॉन्शियसनेस हो। ओके, और क्या करते हो? और श्वसन करते हो, सांस लेते हो, और भोजन ग्रहण करते हो यानी पोषण, वो तो मैंने बता ही दिया है। तो ये वृद्धि, उत्सर्जन, पोषण, श्वसन और ये कॉन्शियसनेस, ये सजीवों के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, कुछ ये करेक्टरिस्टिक्स निर्जीवों में भी मिल जाते हैं। अब जैसे पहाड़ होता वो भी साला वृद्धि करता, तो कह दो वो सजीव है? नहीं भाई, वो पूरा खाना कहाँ खाता है, वो हगता मूतता कहाँ है? नहीं, तो मतलब वो उत्सर्जन नहीं करता, एक्सक्रेटरी सिस्टम उस पर नहीं होता है। और देखिए, दुनिया में जितने भी जीव हैं वो लाइफ टाइम सजीव नहीं रहते हैं। उनका जन्म हुआ तो मृत्यु भी निश्चित, और
जब तक उनका जीवन रहेगा, सांस लेंगे, वृद्धि करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे, पोषण होगा और कॉन्शियसनेस होगा, तब तक मान लो कि वो सजीव है, और नहीं तो इसके बाद फिर निर्जीव हो जाना है। जैसे कोई अगर जानवर भी जब तक जिंदा तब तक सजीव, इसके बाद मरने के बाद निर्जीव। पेड़ पौधे हैं, जब तक जिंदा है तब तक जो है सब कुछ कर रहे हैं भैया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके खाना बना रहे हैं, सांस ले रहे हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, ओके, और खाना पानी के लिए सब अपना इंतजाम करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ओके। खनिज नीचे से, पानी नीचे से, और सूर्य का प्रकाश ऊपर से ग्लूकोज बन के पूरा जो है जाइलम फ्लोएम में सब चक्कर काटता है, ओके। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है ये सजीवों में होती हैं। तो हम बात क्या करने वाले हैं कि दुनिया में सूक्ष्म जीव से लेकर के वृहद जीव, दुनिया का अगर सूक्ष्म जीव की बात करें तो PPLO एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा जिसको बोलते हैं, PPLO माइकोप्लाज्मा, जिसकी साइज होती है 0.2 माइक्रोमीटर। वो समझ लीजिए दुनिया का सबसे छोटा जीव होता है, वो भी एक बैक्टीरिया होता है। उससे लेकर के जो दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल स्तनधारी है, तो वहाँ तक अगर देखेंगे तो बीच में बहुत प्रकार के जीव, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, छोटे जीव, माइक्रो, वृहद, पशु पक्षी, ये सब आ जाएंगे, पेड़ पौधे, कवक, बैक्टीरिया, ये सारे जो है जीव आ जाएंगे। तो इनको क्लासिफिकेशन अगर किया जाए कि कौन सा भैया परपोषी, कौन सा स्वपोषी, कौन सा यूकैरियोटिक, कौन सा प्रोकैरियोटिक, ये दुनिया का घसड़ पसड़ जो भी है इसको समझना है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। किसी ने 2 भागों में सजीवों को बांटा, किसी ने 3 भागों में बांटा, और किसी ने 5 भागों में बांटा है। तो सबसे सटीक किसकी रही? तो उसके लिए जीव जगत को क्लासिफिकेशन करने वाले जो महान वैज्ञानिक थे, जिनका नाम है R.H. व्हिटेकर, उन्होंने 5 जगत में उसको डिवाइड किया था। 5 जगत की अगर बात करें तो पहला जगत होता है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, 5वां एनिमिलिया। ये 5 जगत होते हैं। और 5 जगत में ये जो सबसे पहला मोनेरा और प्रोटिस्टा है, ये यूनिसेलुलर होता है, सिर्फ एक कोशिका का। जैसे हम अपना शरीर देखें तो हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिका मिलकर के ऊतक बनता है, जो हमारा ब्लड होता है, बोन होती है, ये भी एक टिश्यू है। कार्टिलेज जो पिन्ना में पाया जाता है, ये भी टिश्यू है। तो कोशिका मिलकर के टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू मिलकर के अंग बनते हैं, जैसे लीवर, किडनी, फेफड़ा, पेंक्रियाज, ये ऐसे बहुत सारे अंग हैं। और अंग मिलकर के अंग तंत्र बनते हैं। जैसे पाचन तंत्र, कितने अंग आते हैं उसमें, मुख ले लो, छोटी आंत, बड़ी आंत, और ये आपका जो है पेट, स्टमक, बहुत सारे अंग जो है जुड़े होते हैं। तो पाचन तंत्र बनता है, और पाचन तंत्र मिलकर के जीव बनता है। क्या बनता है? एक पाचन अंग तंत्र बनता है, यानी अंग तंत्र मिलकर के अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक जीव का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन होता है। और जीव मिलकर के, अब जानते हो, एक परिवार उनका बन जाएगा, प्रजाति बन जाएगी, और प्रजाति जो है बन जाएगी, फिर प्रजाति मिलके फिर क्या उनका वंश बनेगा, वंश मिलके फिर जो है उनकी फैमिली और ये वर्ग और ये फाइलम, तब जाके एक जगत आएगा। तो 5 जगत में जो बांटा है R.H. व्हिटेकर साहब ने, तो
तो पहला और दूसरा जगत मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है, यानी एक सेल का होता है। अब जब एक सेल का होगा तो फिर उसमें क्या होगा, एक सेल वाला जो जीव होगा वो सिर्फ एक कोशिका का बना होगा। जैसे हमारा बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब देख लो, किडनी में 10 लाख सेल होते हैं नेफ्रॉन के, समझ लो 2 किडनी होती 20 लाख तो यही घुसे हैं। न्यूरॉन में अरबों न्यूरॉन होते हैं शरीर ब्रेन में। ओके, तो ये न्यूरॉन जो है समझ लीजिए अरबों न्यूरॉन यही है। तो पूरे शरीर में कितने सेल, बहुत सारे सेलों से मिलकर ये शरीर बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि एक सेल से मिलने वाले, एक सेल से ही सिर्फ बना जो जीव होगा वो यूनिसेलुलर एक कोशिकी कहलाएगा। और एक कोशिकी जो जीव होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है उसकी जो है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वेल डिफाइन नहीं होती है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका और जो है ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदत्त जालिका, साइटोप्लाज्म और सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, जो कोशिका के अंदर अंग होते हैं, कोशिकांग, तो उनमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में अंतर होता है। अब राइबोसोम को ले लो, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70s प्रकार का होता है और उसमें यूकैरियोटिक में 80s का होता है। कुछ सारे अंग होते हैं प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते, कुछ यूकैरियोटिक और ऑल प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक में। ओके, तो ऐसे जो है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर होता। प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइन नहीं होती, इसमें वेल डिफाइन होती है, तो ये अंतर होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जितना होगा टोटल किसमें आएगा, मोनेरा में जाएगा। और एक कोशिकीय जीव जो प्रोटिस्टा होगा वो किस में जाएगा, वो जाएगा आपका एक कोशिकीय यानी यूकैरियोटिक वाला प्रोटिस्टा में। ओके, तो ये चीज आप समझ सकते हैं। तो मोनेरा जगत को अगर पढ़ेंगे तो उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता आर्की बैक्टीरिया यानी आदिम बैक्टीरिया, पुराने जमाने के बैक्टीरिया जो कहीं भी रह सकते हैं, गर्म स्थान हो, झरना हो, जहाँ पर आदमी का जीवन यापन नहीं हो सकते, लेकिन वो ससुरा बैक्टीरिया वहाँ बच जाते हैं, वहाँ निवास कर लेते हैं। और कुछ होते हैं यू बैक्टीरिया, अब जैसे सल्मोनेला टाइफी, ये हर जगह मिल सकते हैं ये भी, लेकिन वो वाले अत्यंत दुर्लभ, आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो अत्यंत दुर्लभ स्थानों में मिलते हैं। और दूसरी अगर बात करें हम, जैसे कि आपका जो है प्रोटिस्टा, तो इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, क्राइसोफाइट्स, प्रोटिस्टा को जो है क्राइसोफाइट्स, और इसके बाद दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरा जो है आपका यूग्लिनोइड, चौथा स्लाइम मोल्ड और 5वां प्रोटोजुआ। इतने प्रकार के भागों में बांटा गया, इसमें भी जीव आते हैं। अब पहला जो भाग क्राइसोफाइट्स की अगर बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा जीव आता है, तो इसमें भी बहुत सारे जीव हैं, लेकिन कुछ उदाहरण हम बताए देते हैं आपको। तो इस पे जो क्राइसोफाइट्स होगा इसमें डिस्मिड और डायटम आएगा। ये समुद्री जीव होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। ओके, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, छोटे छोटे जीव जो आंख से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उनको भी इसमें पढ़ना है, तो आप समझ सकते हैं। और जो आपका जो है दूसरा भाग होता है, दूसरा फाइलम होता है, तो उसको जो है क्या बोलते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट। इसमें गोनियोलैक्स एक जीव पाया जाता है, ये भी यूनिसेलुलर होता है लेकिन यूकैरियोटिक होता है। ओके, और जो तीसरा होता है स्लाइम मोल्ड, नहीं यूग्लिनोइड, उसमें यूग्लिना पाया जाता है, स्लाइम मोल्ड में स्लाइम मोल्ड पाया जाता है। और जो चौथा 5वां होता है आपका प्रोटोजोवंस, जैसे मलेरिया जो बीमारी मच्छर के काटने से होती है वो प्लाज्मोडियम जीव होता है, वो प्रोटोजोवा ही होता है। पैरामीशियम वो भी प्रोटोजोवा, अमीबा वो भी प्रोटोजोआ होता है। ओके,
तो यहाँ पर मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर को मैंने आपको समझा दिया। अब हम आगे चलते हैं। कवक यानी फंजाई, ये भी बहुत सारे जो है कवक फायदेमंद होते हैं, और कुछ जो है कवक होते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कवकों को, जो है कवकों को जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है इसका फाइकोमाइसिटीज, दूसरा होता है दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बसीडियोमाइसिटीज, चौथा ड्यूटीरियोमाइसिटीज, और इनके सबके अलग अलग उदाहरण एग्जाम्पल्स के तौर पर हम जीवों को भी पढ़ेंगे। अगर कवक का अध्ययन करने वाली जो शाखा होती है उसको क्या बोलते हैं, हम माइकोलॉजी बोलते हैं। जैसे जीव विज्ञान के अध्ययन करने को बायोलॉजी बोलते हैं, जीव के अध्ययन को, जंतुओं को अध्ययन करने के लिए जूलॉजी, वनस्पति को अध्ययन करने के लिए जो शाखा होती है, ब्रांच होती है साइंस की, वो बॉटनी होती है। तो ऐसे ही जो है ये कवकों को अध्ययन करने के लिए उसकी स्टडी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब, उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, वो काइटिन की बनी होती है। और कवक 4 प्रकार के होते हैं, 4 फाइलम में, जो मैंने बताया, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बसीडियोमाइसिटीज और ड्यूटीरियोमाइसिटीज। अब जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें भी बहुत सारे रोग पैदा कर देते हैं कवक यानी फंगस, जिनको फंजाई किंगडम में रखा गया है। तो हम बात करते हैं कि जो फंजाई किंगडम में आपका जो पहला फाइलम यानी पहला भाग फंजाई का फाइकोमाइसिटीज है, इसमें कौन कौन से आते हैं। तो इसकी ट्रिक है, राम, आर से हो जाएगा राइजोपस फंगस होता है, और ए से एल्बुगो, और एम से म्यूकर। तो ये जो है किसके होते हैं, तो ये होते हैं आपके जो है, यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया है क्राइसोफाइट्स में, वो ये फाइकोमाइसिटीज में जो है ये राम यानी राइजोपस, एल्बुगो और म्यूकर पाए जाते हैं। ओके, ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें कि दूसरा जो होता है एस्कोमाइसिटीज, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज में कौन कौन सा कवक पाया जाता है। तो सबसे पहला जो होता है, जो अलेक्जेंडर ने जो एक एंटी बैक्टीरियल दवा जो खोज की थी, जिसका नाम पेनिसिलियम है। तो ये किससे प्राप्त की जाती है, तो पेनिसिलिन जो होती है दवा, वो किससे प्राप्त की जाती है, तो पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक होता है, उससे प्राप्त की जाती। ईस्ट वो भी कवक है वो, लेकिन ईस्ट यूनिसेलुलर है, बाकी जितना है ईस्ट मतलब कवक वो सब मल्टीसेलुलर है। कुकुरमुत्ता वो भी मल्टी सेलुलर है, मशरूम होता है। ओके, लेकिन वो मशरूम हम बाद में पढ़ेंगे किस में आता है। तो कुकुरमुत्ता आगे वाले में आता है। तो इसमें हम एस्कोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप याद करिएगा कि आपका जो है सबसे पहला पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक होता। ओके, और दूसरा ईस्ट, तीसरा स्पर्जिलस, चौथा न्यूरोस्पोरा, और 5वां क्लेविसेप्स। तो इतने याद कर लीजिए, पर्याप्त। ओके, अब हम बात अगर करें नेक्स्ट, जो होता है आपका बसीडियोमाइसिटीज कवक का पार्ट होता है। तो बसीडियोमाइसिटीज में कौन कौन से कवक आते हैं, तो उसको याद करिए। पूमा की एक चप्पल आता है ना, पूमा कंपनी का, तो PUMA, पी का मतलब पक्सिनिया यानी पुकिनिया, ये गेहूं में जो है रोग पैदा कर देता, ये कवक ही होता, पक्सिनिया कवक होता है, जिसको पुकुनिया कहो चाहे पक्सिनिया कहो, ठीक, लेकिन कवक होता है। तो भाई ये वाला कवक जो है गेहूं में कौन सा रोग पैदा कर देता है, गेहूं में जो रोग पैदा करता है उस रोग का क्या नाम है, तो रस्ट। जो गेहूं का ब्लैक, येलो, ब्राउन रस्ट रोग होता है, तो वो किस कवक के कारण होता है, वो होता है पक्सिनिया यानी पुकिनिया के कारण। अब दूसरा होता है यू से होता है उस्टिलागो, ये उस्टिलागो, ये स्मट रोग
पैदा करता है गेहूं में, गेहूं की जो फसल होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है प्यूमा, यम से मशरूम, कुकुरमुत्ता के जैसा दिखने वाला एक खाने वाला मशरूम होता है जिसको ईटेबल होता है। और ए से अगेरिकस, अगेरिकस और मशरूम ये दोनों कवक खाए जाते हैं। ओके, कुछ कवक होते हैं साले बीमारी पैदा करते हैं और कुछ कवक होते हैं बीमारी नहीं पैदा करते हैं, वो उपयोगी होते हैं, यूजफुल, गेनफुल माई बॉडी। ओके, अब हम आगे बात करने वाले हैं ड्यूटेरियोमाइसिटीज, चौथा जो है इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें भैया अल्टरनेरिया आता है, ट्राइकोडर्मा आता है, कोले कोलेटो ट्राइकम आता है। तो इतने याद कर लीजिए, बस काम हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट किंगडम बात करें तो नेक्स्ट किंगडम होता है आपका जो है, जिसको बोलते हैं नेक्स्ट किंगडम को क्या बोलते हैं, प्लांटी। प्लांटी का मतलब पादप जगत। जो पादप जगत होता है, पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया, तो भैया 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग, सबसे पहला भाग होता है आपका थैलोफाइटा, फिर